स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? तो देखिएगा बेटा, हम एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में आपके ऑर्थोपेरा और मेटा डायरेक्टिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन नंबर 4 स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, ध्यान रखना। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करें तो बेटा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होती है। ध्यान दे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो आपका मोर स्टेबल होता है। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा CH बॉन्ड, या हम ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बेटा जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और मोर स्टेबल ऑफ एल्कीन। तो देखिएगा, इसके लिए हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हमने सबसे पहला जो एल्कीन लिया है वो एल्कीन ये है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास देखिएगा इसके रेस्पेक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 3 3। बेटा यहाँ पर 12 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इससे लीस्ट स्टेबिलिटी होती है इसकी, जिसमें एक मिथाइल ग्रुप आपका हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया। तो बताओ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी 12 वाले की, फिर 9 की। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बेटा अब 2 मिथाइल ग्रुप आपके हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपका ग्रुप यह है जिसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन की यहाँ से 3 पॉसिबिलिटीज है, उनमें से पहले वो आएगा जिसमें वन साइड आपका मिथाइल है। अब आती है नेक्स्ट वही 6 अल्फा हाइड्रोजन, बट अब की बार 6 अल्फा हाइड्रोजन में मैंने एक फॉर्म ये लिया है, इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके बाद में अगेन एक और मैं ले रहा हूं जिसके अंदर भी आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन है। आप बताओ इन तीनों में इसकी स्टेबिलिटी मोर है, इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में लेस है और इसकी स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट है। आप देखो, जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं तो देखो यहाँ पर आपका सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड है, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। और बेटा यहाँ पर आपका सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है, इसको सिस बोलते हैं। और हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया था कि ट्रांस की स्टेबिलिटी हमेशा सिस से मोर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर आपका सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड है, इसलिए बेटा यहाँ पर आपका लेस रिपल्सन होगा, और लेस रिपल्सन होगा तो बेटा मोर स्टेबल होगा। जबकि आपके सिस के अंदर ऐसे नहीं है। सिस के अंदर आप देखिएगा सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है, इसलिए बेटा यहाँ पर आपका मोर रिपल्सन होगा, और मोर रिपल्सन होने की वजह से ये आपका लीस्ट स्टेबल होगा। और यहाँ पर दोनों का वन साइड इसलिए है क्योंकि इनका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और इनकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जब यहाँ से हमारे पास जो कार्ब केटाइन बनेगा, उस कार्ब केटाइन के पास इसकी 6 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज होगी, जबकि इनके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज होगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ बेटा, तो अब आपके पास यहाँ पर ओनली 1 मिथाइल होगा, बाकी 3 हाइड्रोजन होंगे, अर्थात यहाँ पर आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो सबसे लीस्ट होगा आपका एथीन, जिसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ये आपके एल्कीन की ओवरऑल एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ऐसा ही एक और ऑर्डर हम यहाँ से लिख रहे हैं बेटा, जिसके अंदर अभी हमने CH3 C डबल बॉन्ड C और CH3 ये लिखा है, जिसके पास टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अब की बार हम मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, अर्थात पेस्ट के अंदर 4 मिथाइल था, अब की बार हम यहाँ पर 4 मिथाइल की जगह 4 इथाइल ग्रुप यूज कर रहे हैं। बताओ अब किसकी स्टेबिलिटी मोर होगी? तो बेटा यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 2 2 2,
8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम हो गए तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब की बार हम यहाँ पर इथाइल की जगह आइसोप्रोपाइल ग्रुप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो जरा देखिएगा, ये आपके आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में लेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे पास केवल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। और उसके बाद में मैं बात करूं तो बेटा अब यहाँ से मैं ले रहा हूं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब के बार हमने चारों ही टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप यूज किए हैं। बताओ, अगर चारों आपके टर्सरी ब्यूटाइल है तो यहाँ पर आपके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी क्योंकि 12 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 0 है। इसी के साथ आपके ये स्टैंडर्ड कंडीशन कंप्लीट होती है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3। तो मेरे पास कंडीशन नंबर 3 के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। आपको ब्यूटीन के आइसोमर्स बनाकर उनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ध्यान दें बेटा, हमारे पास है ब्यूटीन। ब्यूटीन का मतलब हो गया C4H8। आपको पता है ब्यूटीन के दो फॉर्म होंगे, एक बनेगा एन ब्यूटीन का और एक फॉर्म बनेगा बेटा आइसोब्यूटीन का। एन ब्यूटीन में भी आपका एक तो हो जाएगा 1 ब्यूटीन और एक हो जाएगा 2 ब्यूटीन। और बेटा आपका जो 2 ब्यूटीन है, उस 2 ब्यूटीन के अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, और यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने की वजह से एक फॉर्म तो बनेगी ट्रांस और एक फॉर्म बनेगी बेटा सिस। तो टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। चलो मैं 4 आइसोमर्स को ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले बनाता हूँ 1 ब्यूटीन। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका 1 ब्यूटीन ए। अब ड्रॉ करते हैं 2 ब्यूटीन। तो आप देखिएगा बेटा, वैसे तो जनरली 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ये होता है, बट 2 ब्यूटीन में यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तो यहाँ से इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे। एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। तो ये तो बना दिया मैंने सिस 2 ब्यूटीन, ये बी वाला सिस 2 ब्यूटीन है। और अब मैं बना रहा हूं ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये आपका सी वाला है जहां पर हम ट्रांस 2 ब्यूटीन बना रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका 4 आइसोब्यूटीन, ये आपका आइसोब्यूटीन हो गया बेटा। अब आपको इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। बेटा इनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर। तो देखिएगा 1 ब्यूटीन के अंदर आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 है। 6 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन अभी हमने डिस्कस भी किया था, दोनों के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि आइसोब्यूटीन में देखिएगा बेटा, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आइसोब्यूटीन में 3 और 3, यहाँ पर भी आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बट अभी हमने पॉइंट नंबर 1 में जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि वन साइड मिथाइल वाले की स्टेबिलिटी मोर है। तो बेटा अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल डी होगा, उसके बाद में आपका सी होगा, उसके बाद में बी होगा, सबके लास्ट में ए होगा। क्योंकि इन तीनों के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ए के पास आपके पास केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। बट सिस और ट्रांस में से ट्रांस की स्टेबिलिटी मोर है। तो अगर हम ब्यूटीन के अंदर बात करें तो ब्यूटीन के अंदर आइसोब्यूटीन मोर स्टेबल आइसोमर्स होता है, अर्थात आइसोब्यूटीन सबसे मोर स्टेबल आइसोमर्स है। अब हम यहां से कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला 4th की पॉइंट में जनरली अगर हम बात करें बेटा तो ट्रांस आइसोमर्स जो होता है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा सिस
आइसोमर्स से मोर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांस आइसोमर्स में सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड होते हैं, इसलिए बेटा यहाँ पर आपका लेस रिपल्सन होता है। जबकि सिस के अंदर सेम ग्रुप ऑन सेम साइड होते हैं, इसलिए बेटा यहाँ पर आपका मोर रिपल्सन होता है। और मोर रिपल्सन होने की वजह से लेस स्टेबल है, जबकि ट्रांस मोर स्टेबल है। जिसके लिए भी आपके सामने एग्जाम्पल भी है कि सिस टू ब्यूटीन के दो पार्ट हैं, एक ट्रांस और एक सिस। तो बेटा ट्रांस की स्टेबिलिटी जो है वो सिस से मोर है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा सिस के अंदर रिपल्सन मोर है और ट्रांस में रिपल्सन लेस है। तो ध्यान रखना, जनरली ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 के अंदर इन साइक्लो कंपाउंड। इन साइक्लो कंपाउंड, अगर आपके पास साइक्लो कंपाउंड है तो उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन। तो इन साइक्लो कंपाउंड में ध्यान देना बेटा, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग 8, 9, 10, 11। अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन 8, 9, 10, 11 होता है तो बेटा ऐसी कंडीशन पर आपका सिस आइसोमर्स इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, अर्थात सिस ट्रांस से मोर स्टेबल होता है। लेकिन अगर ध्यान दे, बट नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग 12 और मोर देन 12, अगर 12 और मोर देन 12 होता है तो ऐसी कंडीशन पर बेटा ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से मोर होती है। ये हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन लेस होने पर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसी कंडीशन पर बेटा आपका जो ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ट्रांस से मोर होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें दोनों में, तो हम एक एक एग्जाम्पल बनाते हैं दोनों के लिए। जैसे ये बनाया है, ये आपका ट्रांसफॉर्म है। कैसे है ट्रांसफॉर्म? क्योंकि यहाँ से आप देखो ये भी अपोजिट, ये अपोजिट, और इसी का अब मैं यहाँ से सिस फॉर्म बना रहा हूं। ये इसका सिस फॉर्म है। आप बताओ इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी मोर है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन की, तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। तो ऐसी कंडीशन पर ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से मोर होगी। और एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसी से रिलेटेड। ये एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगाया और इसमें एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगाया। आप जरा देखिएगा, ये आपके कौन सी फॉर्म हो गई? ट्रांस, क्योंकि इसमें एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये आपकी ट्रांस फॉर्म हो गई। इसमें दोनों मिथाइल आपके एक ही साइड है, तो ये आपका सिस फॉर्म हो गया। बट यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन की बात करूँ, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन रिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो ऐसी कंडीशन पर बेटा सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से मोर होगी, क्योंकि सिस के और ट्रांस में से ट्रांस के अंदर बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्सन मोर होगा। क्योंकि रिंग में नंबर ऑफ कार्बन लेस है, इसलिए रिपल्सन मोर होता है। अब आ रही आती नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 के अंदर हम बात करें इन साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन के केस में बेटा, साइक्लोप्रोपीन के केस में अगर बात करें तो हमेशा एक्सोसाइक्लिक जो होगा उसकी स्टेबिलिटी हमेशा एंडोसाइक्लिक से मोर होगी। एक्सोसाइक्लिक से मतलब है डबल बॉन्ड बाहर हो, और एंडोसाइक्लिक से मतलब है आपका डबल बॉन्ड अंदर हो। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये लिया है मैंने, और एक एग्जांपल ये लिया है। इसके अंदर आपका डबल बॉन्ड अंदर है इसलिए इसको एंडो, इसमें डबल बॉन्ड बाहर है इसलिए एक्सो बोलेंगे। अब आप जरा देखिएगा बेटा, ये कार्बन आपका यहाँ पर sp3 है और यहाँ पर आपका ये कार्बन आपका sp2 है। अगर हम बात करें यहाँ से एक्चुअल एंगल की, तो एक्चुअल एंगल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 60 डिग्री होगा। यहाँ पर भी ट्राइंगल है बेटा, 60 डिग्री होगा। लेकिन आपको पता है यहाँ पर sp3 कार्बन है
तो sp3 का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, तो sp3 का बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट। जबकि बेटा यहाँ पर sp2 कार्बन है, तो यहाँ पर आपका sp2 का बॉन्ड एंगल होगा, और sp2 का बॉन्ड एंगल बेटा 120 होता है। अब आप देखो यहाँ पर रिक्वायर्ड एंगल था, एक्चुअल एंगल 60 है, जबकि होना चाहिए 109 डिग्री का। तो इसका मतलब यहाँ पर डेविएशन आ रहा है। तो बताओ यहाँ पर डेविएशन कितना होगा, तो बेटा यहाँ पर डेविएशन आ रहा है 24 डिग्री 64 मिनट, जबकि यहाँ पर डेविएशन आ रहा है बेटा 30। अब आप देखो यहाँ पर आपको पता है लेस एंगल स्ट्रेन है, लेस एंगल स्ट्रेन है बेटा रिंग में, और रिंग में लेस एंगल स्ट्रेन होगी तो बेटा ये आपका मोर स्टेबल होगा। जबकि आपको पता है यहाँ पर मोर एंगल स्ट्रेन है बेटा, अगर यहाँ पर मोर एंगल स्ट्रेन होगी तो बेटा ये आपका क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो ध्यान रखना साइक्लोप्रोपीन के केस में हमेशा एक्जो वाले की स्टेबिलिटी एंडो से मोर होती है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अभी हमने लास्ट डिस्कस किया था साइक्लोप्रोपीन का, उसके अंदर उससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल में ये लिया है, ये साइक्लोप्रोपीन है और इसके अंदर ये डबल बॉन्ड लगाएं। आप बताओ ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप देखो बेटा फर्स्ट और सेकंड आपका कौन सा है, एंडोसाइक्लिक है, और थर्ड आपका कौन सा है, एक्सोसाइक्लिक है। तो इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर की मैं बात करूं तो थर्ड की स्टेबिलिटी बेटा फर्स्ट और सेकंड से मोर है अकॉर्डिंग टू एंडो और एक्सो। अब आप देखो फर्स्ट भी आपका एंडो है, सेकंड भी एंडो है, तो यहाँ पर डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो आप देखिएगा बेटा इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर इसमें बात करूँ मैं तो 3 और 2, यहाँ पर आपके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो थर्ड के बाद में सेकंड होगा, सेकंड के बाद में फर्स्ट होगा, क्योंकि इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहला तो हमने डिसाइड किया एक्सो का एंडो से ज़्यादा है, और सेकंड में डिसाइड किया बेटा किसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3, सेकंड और फर्स्ट होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। अगर पॉइंट नंबर 6 की मैं बात करूं तो अभी हमने साइक्लोप्रोपीन के बारे में डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं साइक्लोहेक्सीन में। इन साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सीन में भी इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम, अगर बेटा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम होता है तो ऐसी कंडीशन पर भी आपका जो एक्सोसाइक्लिक है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा एंडोसाइक्लिक से मोर होगी, लेकिन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम होना चाहिए। जैसे इसके लिए कंडीशन एक ले रहा हूं मैं, ये मैंने साइक्लोहेक्सीन लिया है और इसी के अंदर एक कंडीशन ये लिया है मैंने। आप जरा देखो दोनों में एक एक्सो एक एंडो है, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, और यहाँ पर भी 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है, बट आपका फर्स्ट वाला एक्सो है, सेकंड वाला एंडो है। तो ऐसी कंडीशन पर बेटा एक्सो की स्टेबिलिटी एंडो से मोर होगी। अब आ जाएगा नेक्स्ट नंबर 7। नंबर 7 में हम बात करें इन डाइंग सिस्टम। इन डाइंग सिस्टम, और अगर बेटा इन डाइंग सिस्टम में बात करें तो हमेशा आपका जो कॉन्जुगेटेड डाइंस है उस कॉन्जुगेटेड डाइंस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में बेटा किसकी होती है, आइसोलेटेड की होती है, और आइसोलेटेड के बाद में सबसे लीस्ट स्टेबल होता है क्यूमुलेटेड डाइंस, क्योंकि बेटा क्यूमुलेटेड डाइंस में डबल बॉन्ड पास पास होने की वजह से रिपल्सन मोर होता है, जबकि कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी मोर है। उसका रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस, बेटा यहाँ पर रेजोनेंस होता है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी मोर है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, आप देखो पाई सिग्मा पाई, यहाँ कॉन्जुगेशन है। आइसोलेटेड का मतलब है बेटा आपके टर्मिनल एंड पर यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, और क्यूमुलेटेड का मतलब है बेटा कंटिन्यू आपका डबल बॉन्ड। तो हमेशा डाइंस में कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसके बाद आइसोलेटेड की, और सबसे कम किसकी होती है बेटा, क्यूमुलेटेड की। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8।
पॉइंट नंबर 8 के अंदर अगर आपके पास ये डाइंस का ही है, बट इस डाइंस के अंदर अगर हम बात करें तो इसको 8 नहीं, इसी का पार्ट मानता हूं मैं। अगर डाइंस के अंदर अगर हम बात करें तो बेटा डाइंस के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पहले होगी ट्रांस ट्रांस, उसके बाद में होगी बेटा ट्रांस सिस, और उसके बाद में बेटा होगी सिस सिस। आपने डाइंस लिया है, अगर मान लो दोनों पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये कंडीशन कब लगाना है? इफ बोथ है डबल बॉन्ड है सो जीआई। अगर मान लीजिएगा बेटा दोनों डबल बॉन्ड पर जीआई हो रही है तो ऐसी कंडीशन पर उस डाइंस की स्टेबिलिटी मोर होगी जिसके अंदर दोनों ट्रांसफॉर्म है। उसके बाद में उसकी होगी जिसमें एक ट्रांस और एक सिस है, और सबसे लीस्ट में उसकी होगी जिसके अंदर बेटा दोनों सिस है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा आप लोग, मैंने ये बनाया है, आप देखिएगा बेटा यहाँ पर भी जीआई हो रही है और यहाँ पर भी जीआई हो रही है। तो आप देखो ये कौन सी फॉर्म है, ये आपकी ट्रांसफॉर्म है और ये भी ट्रांसफॉर्म है, तो यहाँ पर भी ट्रांस है और यहाँ पर भी ट्रांस है। इसकी स्टेबिलिटी मोर है इसके कंपेयर में। अब मैं बना रहा हूं यहाँ से नेक्स्ट वाला, ये देखो। तो बेटा इसके अंदर कौन सी फॉर्म है? इसके अंदर ट्रांस फॉर्म है और बेटा इसके अंदर सिस फॉर्म है। तो ट्रांस ट्रांस की स्टेबिलिटी ट्रांस सिस के कंपेयर में मोर होती है, और बेटा सिस वाले की स्टेबिलिटी जो है, अगर हम यहाँ से बात करें किसकी, सिस वाले की, तो सिस वाले की जो स्टेबिलिटी है वो सिस वाले की स्टेबिलिटी जो है बेटा वो ट्रांस वाले से भी लीस्ट होगी। अब आप देखो यहाँ पर भी ये दोनों ऊपर है सिस है, यहाँ पर ये दोनों नीचे है तो ये भी सिस है। तो इसका मतलब अगर बेटा दोनों डबल बॉन्ड पर जीआई का पोर्शन है तो ऐसी कंडीशन पर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जिसके अंदर दोनों ट्रांसफॉर्म में है। उसके बाद में उसकी स्टेबिलिटी होगी जिसमें एक ट्रांस और एक सिस है, और उसके बाद में सबसे कम उसकी होगी जिसमें दोनों पर सिस है। इसी के साथ आपका ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के जनरली जो रूल है वो कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।